हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सुहागा। फिर से मैं आप लोगों के सामने हमारी ब्रह्म राक्षस वर्सेस जिन सीरीज का एक और नया एपिसोड लेकर। हमारे लास्ट एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह से हिस्ट्री दोबारा रिपीट हुई, किस तरह से कन्हैया के ऊपर फिर से हमला हुआ, लेकिन इस बार कन्हैया को बचाने के लिए पुष्पेंद्र आचार्य पहले से तैयार थे। आरती के भाइयों की ऐसी पिटाई हुई और कैसे एक अकेले कन्हैया ने उन सबको संभाल लिया, ये देखकर वो सब हैरान थे और वो सीधे पहुंचे अपने पिताजी के पास और उनके पिताजी ने बुलाया अपने एक पुराने जानकार और खतरनाक तांत्रिक को, जिसका नाम था भैरवनाथ। भैरवनाथ ने एक जिन्न को बुलाया और उस जिन्न के साथ उसने सौदा किया उस कन्हैया और उसके साथ रहने वाले ब्रह्म राक्षस दोनों का, और उसके बदले में उसने उसे एक सिक्का दिया। जिन कहता है कि सौदा तय हुआ और उसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है। इधर कन्हैया ये सब होने के बाद वो अपनी रेगुलर लाइफ जी रहा था। अब वो थोड़ा निर्भीक हो चुका था। उस दिन जो भी कुछ हुआ वो अपने आप को शक्तिशाली समझना शुरू कर चुका था। उसके अंदर डर खत्म हो गया था कि उसके पास एक ऐसी ताकत है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। लेकिन जैसे उसे शिक्षा दी गई थी, वो अच्छे से जानता था कि उसकी इस ताकत को उसे सिर्फ आत्मरक्षा के लिए काम में लेना है। अगर उसने इसे अपने पर्सनल यूज के लिए काम में लिया या किसी से रंजिश निकालने के लिए काम में लिया, तो ये ताकत उसके पास नहीं रहेगी। वो चुपचाप एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह रोजाना कॉलेज जाता, लेकिन हर दिन कॉलेज में जाकर वो मायूस हो जाता क्योंकि कॉलेज की वो सीट, उसके जस्ट आगे वाली सीट जिस पर आरती बैठा करती थी, कई दिनों से वो कॉलेज नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी कन्हैया उस सीट पर किसी और को बैठने नहीं देता था और वो सीट उसने आरती के लिए खाली रखी हुई थी। आज फिर से वो कॉलेज पहुंचा। बैठा बैठा वो सीट को देखते हुए चीजें सोच रहा था और तभी उसे क्लासरूम के दरवाजे से आरती अंदर आती हुई नजर आई। उसका इंतजार आज खत्म हो गया था। आरती जैसे ही अंदर घुसी, उसकी नजरें कन्हैया से मिली और वो मुस्कुराती हुई कन्हैया की आंखों में देखते हुए अपनी सीट पर आकर बैठ गई। आरती को देखकर कन्हैया का चेहरा खुशी से खिल गया था। जैसे आरती उसके आगे आकर बैठी, उसने बहुत ही खुश होते उसने कहा, तुम यहाँ? आरती पीछे घूमी और मुस्कुराते हुए कन्हैया से बोली, मुझे पता लगा उस दिन मेरे भाइयों के साथ क्या हुआ था। उसकी बात सुनकर कन्हैया का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया और उसने कहा, तो क्या तुम भी मुझसे नाराज हो? आरती ने ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, बस मैं थोड़ा सा डर गई थी। लेकिन कल पिताजी मेरे पास आए, उन्होंने आकर बोला कि बेटा, मुझे सब पता लगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तुम बस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, आज के बाद तुम्हारे भाई तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। ये बताते हुए आरती की आंखों में थोड़े से आंसू भर गए थे और कन्हैया के चेहरे पर खुशी। उसे इस बात की खुशी थी कि आरती उससे नाराज भी नहीं है और दूसरा, अब वो रोजाना कॉलेज आएगी, वो रोजाना उससे मिल पाएगा, वो रोजाना उससे बातें कर पाएगा। और उस दिन के बाद से आरती रोजाना कॉलेज आने लगी, वो रोजाना कन्हैया से मिलने लगी। दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते। कॉलेज खत्म होने के बाद भी वो कॉलेज के पास में बने हुए एक पार्क में चले जाते, जहां पर लोग रहा करते थे, लेकिन वहां उन्हें शांति मिला करती थी। कभी वो एक साथ बैठकर चाय पीते, कभी कॉलेज जो पार्क था उसकी बेंच पर बैठकर घंटों तक बातें किया करते थे। एक और चीज कन्हैया के लिए अच्छी हो गई थी, शायद आरती के पिताजी ने उसे और ज्यादा फ्रीडम दे दी थी। वो आरती जो पहले 5, 5:30 के बाद कभी भी रुका नहीं करती थी कॉलेज में भी, मतलब कॉलेज से निकल के कन्हैया से जब वो बातचीत करने रुकती थी, अब वो आरती 8, 8, 8:30 बजे तक कन्हैया के साथ रुकने लग गई थी और वो उसके साथ टाइम स्पेंड किया करती थी। कन्हैया को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि अब वो जो चाहता था वो हो रहा है। अब उसके और आरती के बीच में कोई नहीं है जो उन्हें परेशान करे या कोई रुकावट पैदा करे। रात को लेट तक रुकने के लिए आरती ने एक जुगाड़ ढूंढ लिया था। उसने अपने पिताजी से बात करके एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी और कन्हैया को भी उसने वो लाइब्रेरी ज्वाइन करवा दी। कॉलेज के बाद ये लोग उस लाइब्रेरी में पहुंच जाया करते थे और पढ़ने की जगह बैठकर घंटों बातें किया करते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हो लेकिन पढ़ते नहीं हो। अगर वाकई में ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई है और आप उसमें पढ़ते हो या फिर नहीं, या फिर पहले आप कभी लाइब्रेरी में जाते थे
तो वहां बैठकर पढ़ते थे या फिर आप भी इसी तरह से गप्पे लड़ाया करते थे? खैर यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये वो टाइम था इन जनरल जब कन्हैया उस बरगद के पेड़ के नीचे जाया करता था। 6 से 8 बजे के बाद में ही वो उस बरगद के पेड़ पे जाया करता था और पुष्पेंद्र आचार्य से मिलकर बातें किया करता था। लेकिन जब से आरती ने वापस से आना शुरू किया, कन्हैया जैसे पुष्पेंद्र आचार्य को भूल ही गया, क्योंकि उसे अभी उस शक्ति की जरूरत नहीं पड़ रही थी और वो लड़की जिससे वो प्यार करता था, वो रोजाना उससे मिलती थी, वो बस आरती और उसके ख्यालों में ही खो गया था। शाम को बरगद की तरफ जाने की बजाय वो आरती का इंतजार किया करता था। 5-10 दिन गुजरे ही होंगे कि एक शाम ये दोनों बैठे हुए थे तो आरती ने कन्हैया से कहा, अच्छा कन्हैया, एक बात सच बताओ, उस दिन तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहां से आई? इतनी ताकत कि तुमने मेरे भाई और उनके गुंडों सबको अकेले पीट दिया। मेरे भाई मुझसे कह रहे थे, जो लोग पिताई से कह रहे थे, मैंने सुना था कि तुम उस समय इंसान के जैसे नहीं लग रहे थे, तुम्हारे अंदर एक अलग ही शक्ति आ चुकी थी। आरती की बात सुनकर कन्हैया पहले तो चुप रहा, फिर थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल धीमे स्वर में बोला, उस दिन मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ एक ब्रह्म राक्षस था और उसी ब्रह्म राक्षस ने मेरे शरीर में घुसकर उन सब लोगों की पिटाई की थी। कन्हैया की बात सुनकर आरती के थोड़ा सा डर और थोड़ा सा शक भी पैदा हुआ। ब्रह्म राक्षस? क्या बात कर रहे हो? तुम्हें पता भी है ब्रह्म राक्षस क्या होते हैं? कन्हैया बोला, क्या होते हैं मतलब? तो वापस से आरती बोलती है, मैंने सुना है इन एंटिटीज के बारे में, ये पहले तुम्हारी सहायता करके, मदद करके तुम्हारा भरोसा जीतते हैं और उसके बाद अपना मतलब निकालने के लिए तुम्हें काम में लेते हैं और फिर तुम्हें मारकर तुम्हारी आत्मा को अपने वश में कर लेते हैं। ये बात सुनकर कन्हैया हंसता है, बोलता है, अरे तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो मुझे अपना बेटा मानते हैं, वो मेरे रक्षक हैं और वो मेरे मददगार हैं। ये बात सुनकर आरती उसके कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है, तुम्हें नहीं पता ये सब कैसे होता है? ऐसे राक्षस पहले इंसान का भरोसा जीतते हैं और फिर उसी भरोसे से उसे मार देते हैं। चाहे कुछ भी हो, तुम संभल के रहना। और मैंने तो ये भी सुना है कि ये राक्षस सुंदर लड़कियों को देखकर भ्रमित हो जाते हैं और उन्हें अगवा करने की कोशिश करते हैं अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए। कन्हैया फिर से हंसते बोलता है, अरे तुम पागल हो गई हो, ऐसा नहीं है। तुमने जो भी कुछ सुना है गलत सुना है या फिर किसी और के बारे में सुना है, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। आरती हंसते हुए बोलती, अच्छा अगर ऐसा है तो काम करो, तुम मुझे वहां लेकर चलो और वहीं पे चलकर यह साबित हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। उसकी बात सुनकर कन्हैया बोलता है, अच्छा ठीक है, कल शाम को हम वहां चलते हैं और उसके बाद तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि जो कुछ तुमने सुना है वो गलत है। अगली रात करीब 8 बजे के आसपास कन्हैया आरती को लेकर उसी जंगल में एंटर कर जाता है, उस बरगद के पेड़ की तरफ। वो लोग बरगद के पेड़ के सामने पहुंचते हैं। थोड़ी दूर रुककर कन्हैया बरगद के पेड़ को देखता है तो उसकी शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थी, मानो वो कन्हैया का ही इंतजार कर रही हो। आसमान बादलों से थोड़ा थोड़ा ढका हुआ था। सब कुछ देखकर, चारों तरफ देखकर आरती कन्हैया से बोलती है, ये तो मुझे कहां लेकर आ गए हो? यहाँ कौन रहता है? कन्हैया आरती की तरफ देखकर बोलता है, वो यहीं रहते हैं और यहीं मिलेंगे, और तुम खुद देख लेना, जैसा तुम सोचती हो ऐसा कुछ भी नहीं है। कन्हैया की बात सुनकर आरती हल्का सा मुस्कुरा देती है। उसके बाद आरती को वहीं छोड़कर कन्हैया आगे बढ़ता है, बरगद के पेड़ के सामने खड़ा होता है, दोनों हाथ जोड़ता है, अपनी आंखें बंद करता है और कुछ बोलता है। और थोड़ी ही देर में हवा अचानक भारी हो जाती है, जमीन से धुंध उठने लगती है और पेड़ की छाया से वो सामने आता है। पुष्पेंद्र आचार्य, एक ब्रह्म राक्षस, लंबा कद, अंगारों से जलती लाल आंखें और माथे पर चंदन की रेखाएं। सामने आते ही वो सीधा आरती की तरफ देखता है, बिना कन्हैया की तरफ देखे, और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां पर आने की? उसकी नजरें सीधी आरती पर टिकी हुई थी। ये देखकर कन्हैया उनकी तरफ देखता और बोलता है, आप जानते हैं इसे? आरती है। ब्रह्म राक्षस कन्हैया की तरफ देखता और बोलता है, जानता नहीं लेकिन पहचानता हूं। ये तुम्हारी आरती नहीं है बेटा, ये एक जिन है, रूप बदलने वाली माया। उसकी ये बात सुनकर कन्हैया बोलता है, नहीं, ये तो आरती है, आप कैसी बात कर रहे हैं? उधर से उसकी बात सुनकर पीछे से आरती बोलती है, देखा तुमने,
मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इसने मुझे देखते ही मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है ताकि तुम्हारी नजरों में ये मुझे गलत ठहरा सके। कन्हैया आरती की तरफ देखकर बोलता है, तुम 1 मिनट चुप रहो, मुझे बात करने दो। फिर वो वापस से ब्रह्म राक्षस की तरफ देखता और बोलता है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो आरती है। पुष्पेंद्र आचार्य बड़े ही अचरज से कन्हैया की तरफ देखते हुए बोलते हैं, बेटा ये आरती नहीं है, ये एक जिन है जो आरती के रूप में तेरे साथ खेल रहा है। तो हट मेरे सामने से, मैं अभी इसे यहीं पे खत्म कर देता हूं। ब्रह्म राक्षस एक कदम आगे बढ़ा था कि कन्हैया बीच में आते बोलता, नहीं रुको, लगता है आरती ठीक ही कह रही थी, इसने जैसा कहा था आप बिल्कुल वैसा ही कर रहे हो। कन्हैया के मुंह से बात सुनकर ब्रह्म राक्षस एक बार फिर से गुस्से से आरती की तरफ देखता है और उधर कन्हैया ब्रह्म राक्षस को देख रहा था और पीछे से आरती ब्रह्म राक्षस की तरफ देखती है और उसकी आंखें चमकती एक हरी रोशनी से, जैसे वो पुष्पेंद्र आचार्य को बता रही हो कि मेरा जाल तेरे भरोसे से ज्यादा ताकतवर है। पुष्पेंद्र आचार्य इसके बाद कन्हैया को वापस समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कन्हैया उनकी किसी बात को सुनने को तैयार नहीं था। जैसे गुस्से में एक बेटा अपने बाप से नाराज होता है, वैसे ही कन्हैया पुष्पेंद्र आचार्य से नाराज होकर आरती का हाथ पकड़कर वापस से लौटने लगता है। वो पीछे पलटते हैं और कुछ दूर चलते हैं और चलते चलते आरती वापस से पीछे बरगद की तरफ घूमती है, जहां पर पुष्पेंद्र आचार्य अभी भी खड़े खड़े उन दोनों को देख रहे थे। वो ब्रह्म राक्षस की आंखों में आंखें डालती है और अब दोनों के बीच में आप बोल सकते हो टेलीकम्युनिकेशन हो रहा है। बिना बोले दोनों एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं और जाते जाते आरती बोलती है, ये अब मेरा है, तुम इसे वापस नहीं पा पाओगे। तो ब्रह्म राक्षस की आंखें और चौड़ी हो जाती है और तभी आरती अपने पास से कुछ एक यंत्र सा निकालकर पीछे उस बरगद के पेड़ की तरफ फेंकती है और जैसे उसे फेंकती है उस यंत्र से धीरे से एक नीली रोशनी निकलना शुरू होती है, नीला धुआं, और वो उस बरगद के चारों तरफ फैल जाता है। और उधर से ब्रह्म राक्षस की आवाज आती है, तुम मुझे बांध नहीं सकते हो। इसके बाद आरती मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी शक्तियों को बांध रहा हूं और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा ये पुत्र अब तुम्हारी बात मानेगा या मेरी, ये मैं तय करूंगा। और इसके बाद सिर घुमाकर वो कन्हैया के साथ वहां से बाहर निकल जाती है। ब्रह्म राक्षस सब कुछ खड़े खड़े देख रहा था। वो चाहता तो उसी समय पर उस जिन का अंत कर सकता था, लेकिन उसका विश्वास पात्र कन्हैया, उसकी आंखों के सामने से पर्दा हटाना बहुत जरूरी था, इसलिए उसने उन्हें ऐसे ही जाने दिया। क्योंकि वो कितना भी समझा ले, कन्हैया भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो उसकी आरती नहीं है। और वहां से लौटने के बाद इधर कन्हैया को विश्वास नहीं हो रहा था कि आरती जो कह रही थी वो बिल्कुल सही था। वो ब्रह्म राक्षस आरती को जिन बताकर उससे अलग करना चाहता है और फिर उसे मार देना चाहता है। अभी तक जो आरती कन्हैया के साथ घूम रही थी वो असली आरती नहीं, बल्कि वो जिन था जिसने भैरवनाथ के साथ सौदा किया था और उसने बुना था अपना मायाजाल। उसने कन्हैया को ब्रह्म राक्षस से अलग करने के लिए ये सब कुछ किया था और शायद वो अपने इस प्लान में सक्सेसफुल भी हो रहा था। उधर वहां से लौटते ही आरती कन्हैया से बोलती है, तुम सोच रहे थे मैं झूठ बोल रही हूं? मैंने उस दिन भी कहा था ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है अपने बेटे की जगह भरने के लिए, तुम्हारी आत्मा का मालिक बनने के लिए। पहले ये तुम्हारा रक्षक बनेगा और फिर तुम्हारा विश्वास जीतने के बाद ये तुम्हें काम में लेगा अपने काम करवाने के लिए। याद करो उस दिन जिस तरह से तुम्हारे शरीर के अंदर उतरकर उसने वो प्रहार करवाया, क्या वो तुम्हारा डिसीजन था या इसका? उसने तुम्हें तैयार किया ताकि वो तुम्हारे शरीर के अंदर आ सके। पहले उसने तुम्हारे लिए वो काम किया जिससे तुम खुश हो, उसके ऊपर भरोसा करो। धीरे धीरे वो तुमसे ऐसे ही और काम करवाएगा जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें यूज करेगा और तब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। जितना जल्दी हो सके तुम्हें इससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद ये पहले मुझे और फिर बाद में तुम्हें मार देगा और अब मैं तुम्हें खो नहीं सकती हूं कन्हैया। और इस तरह से आरती ने, जो कि असलियत में जिन्न था, कन्हैया को बहुत सारी ऐसी बातें कही जिससे कन्हैया का दिमाग घूम गया। वो जैसे तैसे करके कन्हैया को ब्रह्म राक्षस की शक्ति से अलग करना चाहता था ताकि आसानी से
वो अपना सौदा पूरा कर पाए। लगातार उसकी बातें सुनकर कन्हैया का दिमाग खराब हो चुका, तो बोलता है बस बस बस, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। जो दिख रहा है वो सच नहीं है और जो सच है वो दिख नहीं रहा है। और इतना कहकर कन्हैया वहां से चला जाता है। वो चुपचाप चला जाता है, लेकिन उसकी चाल भरी हुई है कंफ्यूजन से, आक्रोश से और संदेह से कि आखिर सच्चाई क्या है। इधर कन्हैया जब आरती की आंखों के सामने से ओझल हो जाता है, आरती वापस से लौटती है उस बरगद के पेड़ के पास, इस बार अपने असली रूप में। वो पूरी तरह से अब जिन के रूप में बदल चुकी थी। उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने ब्रह्म राक्षस की तरफ देखा और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम पर विश्वास करेगा? देखा, मैंने उस विश्वास में नफरत का बीज बो दिया है और अब तुम्हारा बेटा, तुम्हारा शिष्य मेरा मोहरा बनेगा। और इस तरह से कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। और उधर उसकी बात सुनकर ब्रह्म राक्षस की लाल आंखें एकदम से नीली हो गई। इतना क्रोध कि अभी के अभी उस जिन को भस्म कर दे। लेकिन पुष्पेंद्र आचार्य दो चीजों से बंधा हुआ था। एक, उस जिन के द्वारा बनाया गया वो कवच, और दूसरा कन्हैया का विश्वास। कन्हैया का विश्वास डोल रहा था। कहीं ना कहीं कन्हैया की शक्ति पुष्पेंद्र आचार्य में और पुष्पेंद्र आचार्य की शक्ति कन्हैया में बस रही थी। जब तक वो कन्हैया की आंखों के सामने से ये पर्दा नहीं हटा देते, वो उस जिन को खत्म नहीं करना चाहते थे। वो जिन हंसता हुआ वहां से वापस लौट गया और पुष्पेंद्र आचार्य उस गुस्से को पी के वहीं पर इंतजार करने लगे कन्हैया के आने का। धीरे धीरे समय बीतता गया। आज 7 दिन गुजर गए थे, लेकिन कन्हैया बरगद के पास नहीं आया था। पुष्पेंद्र आचार्य उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जो जिन कवच बना कर गया था, उस कवच का धुआं अब धीरे धीरे और गहरा और हरा हो गया था। वो इतना घना हो गया था कि बाहर की कोई आवाज उस बरगद के पेड़ तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन शायद उस जिन को यह पता नहीं था कि पुष्पेंद्र आचार्य को बांध के रखना इतना भी आसान नहीं है। वो वहां पर रुके हुए थे तो अपनी मर्जी से। कवच की अपनी ताकत थी, लेकिन इतनी नहीं कि एक ब्रह्म राक्षस को बांध के रख पाए। वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि कन्हैया का उनके ऊपर जो विश्वास है उसे वापस खींचकर लेकर आएगा। लेकिन जब उन्हें लगना शुरू हो गया कि अब अगर और देर की तो वो कन्हैया को हमेशा हमेशा के लिए खो सकते हैं, तो उन्होंने बरगद के पेड़ के वहीं बैठकर अपनी आंखें बंद की और मंत्रों का उच्चारण किया। ओम स्वप्नद्वारेण आगच्छम मम वाक्यम शृणु स्वाहा। यहां उन्होंने इन मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और उधर अपने कमरे में सोए हुए कन्हैया के सपनों में एक कहानी बनना शुरू हुई। कन्हैया गहरी नींद में था। सपने में उसने उसे अपने आप को एक सुनसान खेत में खड़े हुए पाया। बिल्कुल घुप अंधेरा था, आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी उसे दूर से एक आदमी चलता हुआ नजर आया। एक परछाई, लंबा धोती कुर्ता पहने, आंखों में चमक, और चलते चलते जब वो कन्हैया के पास आया तो वो कोई और नहीं, पुष्पेंद्र आचार्य थे। मैं आकर कन्हैया से कहा, कन्हैया, ये तेरे साथ जो है वो आरती नहीं, एक पारलौकिक शक्ति है, एक जिन जो तुझे मुझसे अलग करने की कोशिश कर रहा है। जितना जल्दी हो सकता है बरगद पर आ। इतना बोलती अचानक से उसके सपने में एक आसमान में हरे रंग की बिजली चमकी और फिर पुष्पेंद्र के स्वर टूटने लगे और उसके मुंह से आवाज निकल लगी, बरगद पर माता, बरगद पर माता। और देखते ही देखते कन्हैया के सामने खड़ी पुष्पेंद्र आचार्य की वो परछाई एकदम से आरती में बदल गई और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके चेहरे पर डर था और वो रोते हुए कन्हैया से बोलती है, कन्हैया, वो ब्रह्म राक्षस तुम्हें उस बरगद के पेड़ के पास बुलाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो तुम्हें अपने कब्जे में ले ले और फिर वो मुझे मार दे। मेरी बात मानो, तुम बरगद के ऊपर कभी मत जाना। और तभी अचानक से कन्हैया की आंख खुलती है। वो चारों तरफ देखता है तो वो अपने कमरे के अंदर ही बैठा हुआ था, लेकिन उसका सपना इतना रियल था जैसे सब कुछ उसके साथ हो रहा हो। वो पूरी तरह से पसीने के अंदर भीग गया था और उसके दिमाग में बस बार बार एक ही तस्वीर उभर रही थी, आरती का वो डर से भरा हुआ चेहरा और उसके शब्द, बरगद के पास मत जाना,
बरगद के पास मत जाना। उधर बरगद के पेड़ के नीचे पुष्पेंद्र आचार्य के मंत्र रुक चुके थे। उसने आंखें खोली, बोला, ये मेरे सपनों तक पहुंच गया है। लेकिन वो जानता था कि देर हो रही है। चिन्ह का ये कवच मजबूत होता जा रहा था और कन्हैया की आस्था उस पर कम। चिन्ह अपने खेल में सफल हो रहा था। धीरे धीरे पहले कन्हैया की आदत बदलना, फिर उसका भरोसा जीतना, उसे ब्रह्म राक्षस से अलग करना, ताकि जब सही वक्त आए वो उसे अकेला और असहाय देखकर अपने पंजे में फंसा सके। और इधर अगले कुछ दिनों तक आरती यानी वो जिन रोजाना कन्हैया से मिलती रही। कन्हैया को तो पता ही नहीं था कि वो अपनी आरती से नहीं, वो एक जिन से मिल रहा है। वो रोज उसके साथ टाइम स्पेंड करता। पुष्पेंद्र आचार्य जैसे उसके लिए एक भूली बिछड़ी सी याद रह गए थे। और इधर आरती हर बार हर दिन किसी ना किसी बात से लेकर पुष्पेंद्र आचार्य की बात को छेड़ देती और वो उसके बारे में उसका ब्रेन वॉश करती। कन्हैया पहले उसके हर सवाल हर बात को हंसी में टाल देता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर जो शक की एक पतली सी परत थी, अब उसकी मोटाई बढ़ने लगी थी। यानी अब वो भी पुष्पेंद्र आचार्य के ऊपर शक करने लगा था और जिस नजर से आरती उसे पुष्पेंद्र आचार्य को दिखाना चाहती थी, उसी नजर से वो उसने उसे देखना शुरू कर दिया था। आरती के जाने के बाद जब वो रात में पड़ा पड़ा अकेले सोचता, तो वो यही सोचता था कि कहीं आरती सच तो नहीं कह रही है। जिस तरह से वो उससे बातें बताया करती थी, अब उसके दिमाग में आने लग गया था कि वाकई में पुष्पेंद्र आचार्य सिर्फ उसके शरीर को यूज कर रहा है अपने किसी बड़े मकसद को पूरा करने के लिए। धीरे धीरे कन्हैया का पुष्पेंद्र आचार्य के ऊपर विश्वास टूट रहा था और उधर बरगद के पेड़ के नीचे पुष्पेंद्र आचार्य का धैर्य टूट रहा था। कन्हैया की ऊर्जा में आई अस्थिरता पुष्पेंद्र आचार्य को साफ साफ महसूस हो रही थी। उन्होंने फिर से एक बार ध्यान के द्वारा कन्हैया से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे उनकी चेतना कन्हैया के पास पहुंची, एक ठंडा भारी हरे रंग का धुआं उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया, जो कोई और नहीं उस चिन्ह का कवच था। और उस धुएं में से कहीं उसे एक हंसी सुनाई दी। तू अपने भरोसे को खो रहा है ब्रह्म राक्षस, यहां से आगे तू नहीं बढ़ पाएगा। पुष्पेंद्र आचार्य कन्हैया से कनेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो कवच अब इतना भारी हो चुका था, वो भ्रम कन्हैया के दिमाग पर अपनी परतें जमा चुका था। उसके पास पुष्पेंद्र आचार्य की आवाज या उनकी चेतना कुछ भी पहुंच नहीं पा रही थी। अगली शाम कन्हैया को पता नहीं एकदम से क्या होता है, वो उस बरगद के पेड़ पर जाने की तैयारी करता है और उसके मन में जो सवाल घूम रहे थे उन सवालों के जवाब पाने के लिए वो आतुर था। वो बरगद के पेड़ की तरफ निकलता है, आधे रास्ते पहुंचता है कि तभी उसे अपने सामने आरती दिखाई देती है। वो रोती हुई कन्हैया के पास आती है और आकर उससे कहती है, कन्हैया, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि वो ब्रह्म राक्षस तुमको पेड़ के अंदर खींचकर कैद कर रहा है। अगर ऐसा हो गया तो तुम फिर कभी लौट नहीं पाओगे और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। इतना कहकर वो रोने लगी और रोते रोते कन्हैया के गले लग गई। आरती की बात सुनकर कन्हैया का दिल धड़कने लगा और पहली बार आज उस बरगद के पेड़ ने कन्हैया के दिल में डर पैदा किया, क्योंकि अब तक जो भी कुछ चल रहा था वो सपनों के थ्रू ही चल रहा था। उसने भी सपने में कुछ देखा और जब आरती ने उसे अपना सपना बताया तो एक बार फिर से कन्हैया के मन में अविश्वास का पौधा थोड़ा और बड़ा हो गया कि वाकई में अगर वो इस बार बरगद के पेड़ के पास गया तो कहीं ब्रह्म राक्षस उसे हमेशा के लिए वहां बांध ना ले। और उसके बाद कन्हैया ने बरगद के पेड़ के पास जाने की जगह आरती के साथ वक्त बिताया। दूर से उस हरे कवच के पीछे खड़ा पुष्पेंद्र सब कुछ देख रहा था। वो क्रोध में उबलने लगा और उसने कहा, जिसने भी ये खेल शुरू किया है अब उसे समाप्त करने का समय आ गया है। और इस तरह से अब पुष्पेंद्र ने यह ठान लिया कि वो अब उस जिन को नहीं छोड़ेगा जिसने उसे
उसके बेटे से अलग किया है और उसने अपनी युक्ति बनाना शुरू की। तो क्या करेंगे पुष्पेंद्र आचार्य? क्या पुष्पेंद्र आचार्य अकेला उस कवच को तोड़ पाएगा? क्या जिन्न का कवच इतना शक्तिशाली है कि एक ब्रह्म राक्षस को बांध के रख सके? क्या कन्हैया पुष्पेंद्र आचार्य से दूर हो जाएगा या फिर कन्हैया का भरोसा वापस लौट कर आएगा? क्या कन्हैया को आरती की सच्चाई पता लगेगी? ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, लेकिन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में।